नमस्कार, मैं हूं अंकिता शर्मा और हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। सर, लंबे प्रशासनिक अनुभव के बाद आप राजनीति में आ रहे हैं। बीजेपी पार्टी आपने ज्वाइन किया है। ऐसे पार्टी की कौन सी ऐसी नीतियां थी जो आपको प्रभावित कर गई इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए? मैं 2017 में रिटायर हुआ 31 अक्टूबर को, और उसके बाद जो 36 साल जो सरकारी नौकरी होती है और एक आईएएस अधिकारी होने के नाते अलग अलग विभागों में काम करने का, अलग अलग लोगों से मिलने का, अलग अलग वर्ग और संप्रदाय से जो कम्युनिकेशन होता है, ये सारी अनुभव के साथ में एकदम से तो आदमी जिस दिन रिटायर होता है तो ऐसा लगता है कि अब क्या किया जाए। तो मुझे जो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी राजनीतिक दल के रूप में मुझे सामने दिखाई दिया, जो कि मैं कहूँगा कि राष्ट्रभक्तों की पार्टी है। और विशेष रूप से इस पार्टी में मैंने ये देखा है कि प्रधानमंत्री हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व, इसने जो है हर व्यक्ति को जो राष्ट्रभक्त है उसको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित किया हुआ है। तो उसी प्रकार से जो यहाँ की भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता है और छत्तीसगढ़ की हमारी जो 4 करोड़ यहाँ के प्रदेशवासी हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। और मुझे भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है उससे मैं प्रभावित हुआ। और सरकारी सेवा के दौरान ही मुझे ऐसा लगता था कि काश मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता, लेकिन जब तक सरकारी नौकरी थी तो एक सिविल सेवा के शर्तों के तहत व्यक्ति को अपना शासकीय दायित्वों का निर्वहन करना होता है। और रिटायरमेंट के बाद जैसे ही मुझको पहला मौका मिला, मैंने देरी नहीं की और लोगों की सेवा करने के लिए और राष्ट्र का काम करने के लिए मैंने एक मंच के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, जब आप एक ब्यूरोक्रेट्स रहते हुए अपने समाज की सेवा की, लगातार लोगों से जुड़ते रहे, मुलाकात करते रहे, जो समस्याएं थी उनको अवगत होते रहे, उनकी सेवा करते रहे जनता की, ऐसा कौन सा काम था जो आप उस पद में रहते हुए नहीं कर पाए, इसलिए आपको पार्टी ज्वाइन करना पड़ा? इस मामले में आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और आज एक आईएएस अफसर के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप में फायर है, यदि आप वास्तव में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो हमारे देश की ब्यूरोक्रेटिक कंडीशन इतनी बुरी नहीं है कि आप अपना काम ना कर पाएँ। हम यदि देखते हैं कि कुछ लोग सिस्टम को दोष देते हैं या नेताओं को दोष देते हैं, तो मेरे विचार से ये बात सही नहीं है। नो फेवर नो फियर। यदि आप निष्पक्ष रूप से अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं तो भारतवर्ष में, और मैंने तो अपनी अधिकांश सेवा छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में बिताई हुई है। मुझे जब मैं नया राज्य बना 2000 में छत्तीसगढ़, तो पहले मुझे मध्य प्रदेश केडर मिला था और बाद में फिर मैंने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से, पर्सनल डिपार्टमेंट से, फिर मैं छत्तीसगढ़ केडर मुझको अलॉट हुआ। तो इन 2 स्थानों में तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो भी चाहा, और हमेशा मैंने ये कोशिश किया कि आम लोगों से जुड़ के और उनकी जो संवेदना के साथ में उनकी समस्याओं को परखते हुए, समझते हुए, और हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस विभाग में भी काम कर रहे हैं, उसका जो नीति है, उसकी कल्याण की जो योजनाएं हैं जिनकी अब बनाई गई है, वहाँ तक पहुँच पाए। और मुझे अपने शासकीय सेवा का जो 36 या 36 साल का जो कार्य का अनुभव है, मुझे उस काम में पूरी तरह मुझे संतुष्ट हुआ मैं। अच्छा, अगर देश की बात की जाए तो धार्मिक कट्टरता इस वक्त देखने को मिल रही है और आपके सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं आप इसके साथ खड़ी नजर आई, क्या वजह है इसके पीछे? पहली बात तो ये है कि मैं इस बात को नहीं मानता कि धार्मिक कट्टरता बढ़ गई है। सभी लोग कहते हैं धार्मिक कट्टरता बढ़ गई है या धार्मिक कट्टरता का वातावरण है। आज आप देखते हैं, यदि कोई एक पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को आप लगातार सप्रेस करते हैं, लगातार दबाते हैं, लगातार ऐसा उस कम्युनिटी के लोगों को, जो एक आयरनी है, विडंबना है, यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है,
उसे ये महसूस होना कि उसके साथ सत्ता का, सिस्टम का एक जो जिनाइन उनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और उसके लिए जो लगातार देश में शासन प्रणाली रही, और आप सबको भी मालूम है कांग्रेस ने ही लगातार शासन अधिकांश समय किया है देश की आज़ादी के बाद, तो उसका जो एक एपीजमेंट, तुष्टीकरण की नीति थी, उसको मैं इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ। धार्मिक कट्टरता की बात मैं बिल्कुल नहीं मानता। हिंदू स्वभाव से ही टॉलरेंट होता है, सहिष्णु होता है, कभी हिंदू हिंसा की तरफ नहीं जाता। लेकिन यदि आप लगातार उसके साथ में, किसी वर्ग के साथ में, किसी समूह के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय करेंगे तो कहीं न कहीं उससे फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। तो जिसको हम आज धार्मिक कट्टरता कहते हैं, धार्मिक कट्टरता बिल्कुल ही नहीं है। धार्मिक कट्टरता की यदि आज बात होती तो आज जो उदयपुर में कांड हुआ है, हर मीडिया में, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कमेंट भी पास कर दिया है। आप ये देखिए कि दिन दहाड़े एक गरीब व्यक्ति को, जो कहीं से भी, उसको तो सोशल मीडिया ऑपरेट करना भी नहीं आता था, और वो माफ़ी भी मांग चुका था, अरेस्ट भी हो चुका था, उसके बाद भी उसको जा कर के उसका मर्डर कर दिया गया। और उस मर्डर के बाद क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ। और धार्मिक कट्टरता की बात को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है। लोग इससे परेशान हैं कि उनके साथ लगातार एक जो न्याय संगत ट्रीटमेंट होना था वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अगर लोगों की बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए, तो रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट के पहले जो राजनीति में आने का एक चलन लगातार देखते मिल रहा है, बढ़ रहा है चलन को। राजनीति में आने का क्या वजह है? क्या राजनीति में आना सब अधिकारी चाह रहे हैं? नहीं, किसी के चाहने या नहीं चाहने से नहीं होता है। यदि आपके पास में एक अनुभव का खजाना होता है, यदि आपने अच्छा काम किया है, तो जैसे मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि 36 साल तक मैंने सरकार की सेवा की। अलग अलग विभागों में रहते हुए जो लोगों की नब्ज है उसको समझने का मुझे मौका मिला। तो जिन कामों को मैं अभी तक एक लिमिटेशन होता था करने का, आज मैं रिटायरमेंट के बाद, और यदि उस व्यक्ति में एनर्जी है, ऊर्जा है, और उसके पास एक अनुभव की खान है, तो एक हमारे देश की जो बहुसंख्यक लोग हैं, नागरिक हैं, मतदाता हैं, उसको उनके अनुभव का फ़ायदा क्यों नहीं मिलना चाहिए। और अच्छे लोग यदि समझदार लोग राजनीति में आते हैं, पढ़े लिखे लोग यदि राजनीति में आते हैं, तो ये अच्छी ही बात है। अच्छा, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता अनंत कुमार साय जी का कहना है कि यहाँ के नेताओं में आक्रामकता की ज़रूरत है। यहाँ के लोग जितनी जल्दी मुद्दों को उठाना चाहिए, मुद्दे उठाते नहीं, आक्रामक तरीके से वो आते नहीं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई यहाँ के नेताओं को उस तरीके से मुद्दे को उठाने की ज़रूरत है? ये अनंत कुमार साय जी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, मुझको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। लेकिन हर व्यक्ति को अपना अपना जो व्यक्तिगत विचार होता है उसको अभिव्यक्त करने की पूरी तरह से आज़ादी है। लेकिन आज विपक्षी दल के रूप में, चूंकि राज्य में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो उनका शायद ये उनका कहने का आशय रहा होगा कि अधिक विपक्षी दल के रूप में और अधिक आक्रामक भारतीय जनता पार्टी लोगों को दिखाई दे, ये उनका कहने का आशय हो सकता है। लेकिन इसमें किसी प्रकार के किसी पर्टिकुलर किसी संस्थान का, किसी व्यक्ति का आलोचना का इसमें मैं कोई मंशा होगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, प्रशासनिक जीवन में रहते हुए ऐसा कोई वाक्य जो आपको आज भी याद आता है, और ऐसा कोई काम जिसको करने से आपको लगा हो कि संतुष्टि मिला हो कि हाँ मैंने ये काम किया है? प्रशासन में रहते हुए तो मैं राजनांदगांव में कलेक्टर था, बस्तर में कलेक्टर था, कमिश्नर भी था। इसके पहले भोपाल में जब 6 दिसंबर 1992 में वहाँ बाबरी मस्जिद का प्रकरण हुआ था, डिसमेंटल हुआ था, उस समय भोपाल आग में जल रहा था। वहाँ कर्फ्यू लगातार 20 दिन तक कर्फ्यू लगा हुआ था। तो उस समय भी मैं वहाँ पर नागरिक आपूर्ति निगम में फूड डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पर था, और मुझे आज वो घटना अभी भी अच्छी तरह से याद आती है, जब भोपाल के लोग
20 दिन तक लगातार निरंतर कर्फ्यू में रहने के कारण लोगों की जो सार्वजनिक आपूर्ति की प्रणाली थी वो पूरी तरह से ठप हो गई थी। और उस समय हम लोगों ने जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में पूरे भोपाल शहर में जो आवश्यक सामग्री है, एडिबल ऑयल है, सब्जी है, ब्रेड है, आटा है, ये सब चीज़ जो है हम लोगों ने वहाँ सप्लाई 20 दिन तक किया था। और हर जगह जो है कन्वाय के साथ में, आर्मी के कन्वाय के साथ में हमारी टीम जाती थी और 1 घंटा उस स्थान पर रहती थी और वहाँ पे लोगों की लाइन लग जाया करती थी, क्योंकि सारे दुकान बंद थे। तो उस समय जो काम करने का एक अवसर मिला और उसका रिकॉग्निशन भी हुआ और डेली वहाँ पे जो है मीडिया में उसका बुलेटिन दिखाया जाता था, तो उस काम से संतुष्टि मिली। उसी प्रकार से जब मैं राजनांदगांव में था तो राजनांदगांव में रहते हुए वहाँ पर राजनांदगांव में डोंगागढ़ में माता का मंदिर है, बमलेश्वरी माँ का, और हर साल 2 बार कुंवार के महीने में और चैत के माह में वहाँ पर मेला लगता है नवरात्रि का। और मेरे वहाँ पे पदस्थ होने के पहले जब मैं वहाँ पे था 2003 में मैं वहाँ पोस्ट हुआ कलेक्टर के रूप में, और हर नवरात्रि में 5 से लेके 10 तक लोग सड़क दुर्घटना में वहाँ पे काल कलवित हो जाते थे, मर जाते थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक नई व्यवस्था बनाई और जहाँ से राजनांदगांव की सीमा प्रारंभ होती है वहाँ से लेकर के और डोंगागढ़ के मंदिर तक लगभग 60 किलोमीटर के पेच में स्टॉपेज बनाए गए, बैरियर लगाए गए, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। जो लोग मद्यपान करके वाहन चलाते थे उनको भी चेक किया गया टेस्ट करके, वाहनों की गति में भी नियंत्रण लाया गया, ओवर क्राउडेड जो होते थे उसको भी देखा गया और पदयात्रियों की व्यवस्था अच्छे से की गई। और उसका परिणाम ये रहा कि मैं जब तक राजनांदगांव ज़िले में रहा 5 नवरात्रि का व्यवस्था हम लोगों ने किया। उसी प्रकार से राजनांदगांव में बाल विवाह बहुत होता था और वहाँ पे बाल विवाह को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए यद्यपि शारदा एक्ट तो बना हुआ है 1928 में, लेकिन वो एक टीथलेस एक्ट था, वो लोग उसको मानते नहीं थे। हम लोगों ने वहाँ पे जन जागरण का काम किया। हर समाज में जैसे पटेल समाज या लोधी समाज, मरार समाज, ये सभी लोगों में, साहू समाज, जहाँ जहाँ बाल विवाह होता था उनके लोगों को एकत्रित करके और उनको समझाइश देना शुरू किया, गांव-गांव में जा कर के भ्रमण किए। और उस बीच में वहाँ पर हम लोगों ने करीब 1000 से अधिक बाल विवाह को सफलतापूर्वक रोका और उसको यूनिसेफ ने उस प्रोजेक्ट को सामने लाया था। और पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ एक होता है संसद में, वहाँ मेरा प्रेजेंटेशन भी हुआ था और वहाँ पे मैंने 50 सांसदों के बीच में इसको प्रोजेक्ट को बताया था। तो इस प्रकार से जब हम काम करते हैं शासकीय दायित्व को निर्वहन करने के साथ साथ, तो एक अंदर से खुशी होती है, एक अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है और वो दुर्लभ होता है। और मैं मानता हूँ कि सरकारी नौकरी के बहुत बड़ा सकारात्मक पक्ष है। बिल्कुल, बीजेपी ज्वाइन आपने कर लिया है और जहाँ जहाँ पोस्ट रही वहाँ पे आपने बहुत बेहतर काम किया है। आगे क्या 2023 का चुनाव आप लड़ेंगे धरसीवां या बेमेतरा? अभी तो मुझको बीजेपी ने जो पर्यावरण विभाग है उसका स्टेट हेड बनाया हुआ है, पर्यावरण प्रमुख मुझे बनाया हुआ है और जो काम मुझे पार्टी ने सौंपा है उसे मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन और परिश्रम के साथ पूरा कर रहा हूँ। आगे की बात जो आपने कहा टिकट और चुनाव की, तो पार्टी का मैं सामान्य सिपाही हूँ, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका मैं पालन करूँगा। अच्छा, अगर पार्टी निर्देश करती है कि विधानसभा चुनाव आपको लड़ना है, तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ में तो मैं बड़ा आभारी हूँ भूपेश बघेल की गवर्नमेंट का, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अच्छा। और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ असंतोष मचा हुआ है ब्यूरोक्रेसी में तो, और जो आईएएस अफसर से लेकर के नीचे जो प्यून और लिपिक तक की बात मुझको लोग बताते हैं कि इतना भ्रष्टाचार। और अभी तक तो हम सुनते थे कि थानों की नीलामी होती थी, अब ये कहा जाता है कि जिलों की नीलामी हो रही है और जो एसपी और जो कलेक्टर सबसे ज़्यादा बोली लगाते हैं वही पोस्ट हो रहे हैं।
अच्छा देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि राम जी की पार्टी से आप आते हैं, आपके नाम में भी शंकर जी भी हैं, शिव जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, तो लगता नहीं कहीं त्रिदेव बन के ना रह जाए, अगर आपको ऐसा नहीं लगता? उसमें बुरा क्या है? यदि राम की पार्टी में आता हूँ, राम की पार्टी से आता हूँ, तो राम से बढ़ कर के जननायक आज तक विश्व में कोई नहीं हुआ है। यदि हर कोई व्यक्ति राम बन जाए तो फिर और कुछ की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। राम एक राजा नहीं थे, राम एक जननायक थे, और उन्होंने अयोध्या की जो सिंहासन है उसको ठुकरा करके, और वहाँ उस समय जो दलित थे, जो वनवासी थे, जो अत्याचार से पीड़ित थे, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने 14 साल तक वनवास जाना स्वीकार किया था। तो इससे बढ़ के कोई जननायक तो हो नहीं सकते। मुझे फ़ख्र है, मुझे गौरव है कि मैं राम की पार्टी से आया हूँ जो कि राम के आदर्शों पर चल रही है। सर, बस्तर में आपने एक बहुत अच्छा काम किया सेवा सदन को लेकर, जिसमें लगातार चर्चाएं भी मिली, और किसी भी काम की शुरुआत जो है गांधी जी के विचार से होती थी। क्या कुछ था ये पूरा? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है अंकिता जी। ये बात तब की है जब मैं बस्तर में मेरी पोस्टिंग थी। पहले मैं कलेक्टर रहा और बाद में फिर मैं वहीं कमिश्नर भी रहा। और उस समय बस्तर में जो स्थिति थी नक्सलिज़म की, वो नक्सलिज़म अपने चरम अवस्था पे थी। और आपको जान के आश्चर्य होगा, या बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि बस्तर में नक्सलाइट इंसिडेंट से, नस्ली हिंसा से इतने लोग मरते हैं असमय, जिनकी हत्याएं होती हैं, जितना कि कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा भी नहीं होती है। इतना हिंसा का शिकार बस्तर बना हुआ था। उस समय हम लोगों ने एक प्रयोग किया, और वो प्रयोग यह था कि जो सरकार की जो नीतियां होती हैं, मैंने उस समय ये कॉन्सेप्ट बनाया था कि कलेक्टर और कलेक्ट्रेट, ये जो कलेक्टर का जो पद नाम है जो दिया गया है, और जहाँ कलेक्टर काम करते हैं उस कार्यालय को कलेक्ट्रेट कहा जाता है, ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद के द्वारा दिया गया नाम है। आज़ादी मिलने के बाद ये सारा कॉन्सेप्ट बदल गया। अब कलेक्टर कोई रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए, मैं तो 7-8 साल कलेक्टर रहा, कभी मुझको याद नहीं आता कि तकाबी और लगान और अर्थदंड इनकी जो है वसूली की कभी मैं वहाँ समीक्षा रेवेन्यू अफसर से किया हूँ, क्योंकि अब ये एक वेलफेयर स्टेट के रूप में हम काम करते हैं। और कलेक्टर जहाँ काम करता है तो उस डिस्ट्रिक्ट के सारे अधिकारी जो होते हैं, अलग अलग विभाग की स्कीम होती है, उसके समीक्षा जो है कलेक्टर के द्वारा और कलेक्ट्रेट में होती है। तो मैंने गवर्नमेंट को उस समय चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा था, अर्थशास्त्र की पत्र भेजा था। उसमें मैंने ये कहा था कि ये जो पुरानी सड़ी हुई व्यवस्था है उसको आप बदल देना चाहिए, और हमको नए परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर को हम मान लें मुख्य सेवक। वहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में एक्साइज के लोग होते हैं, पीडब्ल्यूडी के लोग होते हैं, एग्रीकल्चर के लोग होते हैं, तो बाकी लोग सर्वेंट हैं, और कलेक्टर जो है उनके बीच में प्रमुख है, इसलिए वो चीफ सर्वेंट है। तो उसको मुख्य सेवक कहिए, और जहाँ कलेक्टर बैठते हैं उस कलेक्टर कार्यालय का नाम बदल करके सेवा सदन कर दीजिए। ऐसा सदन जहाँ सेवा का काम होता है, जिससे हम पब्लिक से जुड़ के काम करते हैं। और उसी बीच में मैंने बहुत सारी परिवर्तन वहाँ पर किया था। और ठीक 10:30 बजे हम लोग वहाँ पर, क्योंकि बस्तर के बारे में आपको मैं बता दूं, लोग थोड़ा सा वहाँ मद्यपान भी करते हैं, आदिवासी संस्कृति भी है। तो मैंने ये देखा था कि सुबह 11 बजे, 11:30 बजे भी कई कर्मचारी पी के आते थे। तो उनको आप थानेदारी करके उनको व्यसन से आप मुक्त नहीं कर सकते। उनको एक समझाइश देना, उनको मोटिवेट करना। तो मैंने कहा भी 10:30 बजे राइट फ्रॉम कलेक्टर टू प्यून एक जगह बैठेंगे, और लता मंगेशकर के द्वारा उनके स्वरों में गाया हुआ एक भजन होता है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। ये महात्मा गांधी के द्वारा जो नरसिंह मेहता थे उनके द्वारा रचित गुजराती भाषा में उनका प्रिय भजन था, जो हमेशा गांधी जी अपने टेबल में रखते थे। तो उस भजन के साथ में 4 मिनट 16 सेकंड के भजन होता था, और उसको सुन के सभी लोग फिर अपने कार्यालय कक्ष में जाते थे, और दिन भर ये भजन जो है
बसते रहता था। तो एक पूरा वातावरण में सुधार आया। मुझको लोगों ने आके बताया, वकीलों ने बताया, पक्षकारों ने बताया, और लोग समय के पाबंद हो गए। तो जो हम चीज़, परिवर्तन की शुरुआत आदमी के अंदर अंतरात्मा से होना चाहिए। राजनीति को भले ही कीचड़ कहते हैं, लेकिन इस कीचड़ में सबको आना है। अब देखने वाली बात होगी गणेश जी इस कीचड़ में कमल खिलाते हैं या कुछ और। अभी के लिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।